लोकेश उनकी ग्रीटिंग पर हाँ में सिर हिलाता है और दुकान के सामने जाकर वीर की पहचान कराते हुए कहता है, जैसा कि मैंने तुम लोगों को बताया, मैं केवल वाइस लॉर्ड हूँ। ये हैं हमारे हेवनली कोर्ट के लॉर्ड वीर सिंह। यही तुम लोगों के मास्टर भी हैं। वीर को देखकर उन सभी लोगों के चेहरों पर आश्चर्य के भाव आ जाते हैं। वहीं वह बूढ़ा आदमी, जो कि पहले ही गुस्से में था, ये सुनकर दंग रह जाता है। फिर वह हंसने लगता है। एक दूध पीते बच्चे को तुम लोग अपने इस दुकान का लॉर्ड बनाकर बैठाओगे तो तुम लोगों का उद्धार तो हो गया। बच्चे, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम इस दुकान को भूल जाओ और अपने उन पैसों से जाकर दूध पियो। वीर उसे पूरी तरह नजरअंदाज करता है। वहीं वे सभी युवक अपने सदमे से बाहर आते हैं और वीर को ग्रीट करते हैं। ग्रीटिंग मास्टर। वीर हाँ में सिर हिलाता है। वह सभी लोगों को अपनी आइज ऑफ एम्परर की मदद से देखता है तो उसे पता चलता है कि उनमें कोई खास प्रतिभा नहीं है। वह अपना सिर खुजाता है। लगता है उसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। फिलहाल वीर कहता है, तुम लोगों को आगे से इस तरह विनम्र होने और झुकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इज्जत दिखावे की चीज नहीं होती। बस तुम दिल से इज्जत करते हो, यही सबसे बड़ी बात है। मैं तुम लोगों को बाद में बुलाऊंगा। अभी तुम लोग अपने काम पर वापस जाओ, यहाँ पर इन लोगों को मैं संभालता हूँ। वीर कहता है और उसकी बात सुनकर सभी लोग चैन की सांस लेते हैं। मैनेजमेंट ऑफ हेवनली कोर्ट। जब वह बूढ़ा आदमी और वीर आपस में बात कर ही रहे थे, उस वक्त वहां पर पुलिस वालों और एडमिनिस्ट्रेट ऑफिस के लोगों की पहुंच होती है। वे सभी कुल मिलाकर संख्या में 8 थे, जिनमें से 2 पुलिस ऑफिसर थे और 6 एडमिनिस्ट्रेट ऑफिस के सदस्य थे। वीर उन लोगों को देखता है और उसकी नज़र एक लड़की पर ठहर जाती है। वह उस लड़की को जानता था। वह फिर उस तरफ से ध्यान हटाता है और राकेश की तरफ देखता है, जिसने अभी अपनी जुबान फिसल जाने के कारण पिल का जिक्र कर दिया था। क्या आप सच कह रहे हैं, मिस्टर राकेश? वीर उसकी आंखों में जोर देते हुए कहता है। फिर वह कहता है, खैर छोड़ो, अभी साबित हुए जाता है। वह कहते हुए उस आदमी की नब्ज को पकड़ता है, जो वहां पर वीर की दुकान पर आरोप लगाने के लिए आया था, और फिर जांच करने का नाटक करता है। वह कहता है, जिसने भी इस व्यक्ति को यह जहर दिया है, वह इसे अपने रास्ते से हटाना चाहता है। इसके पास बस 3 घंटे हैं, उसके बाद यह आदमी मर जाएगा। वहीं इसी वक्त वे दोनों पुलिस वाले और एडमिनिस्ट्रेट ऑफिस के लोग यहां पर पहुंच जाते हैं। वे दोनों पुलिस वाले वीर की बात को सुन लेते हैं और आगे बढ़ते हैं और उस मरीज की जांच करते हैं। पुलिस वालों को हल्का बहुत इलाज करने का तरीका बताया जाता है, कम से कम इतना तो बताया जाता है कि वे मरते हुए आदमी की पहचान कर सकें। वहीं जब वे झुकते हैं, तब उस महिला ऑफिसर की नज़र वीर पर जाती है। वह कोई और नहीं, ऑफिसर सान्विका थी। वीर उस आदमी के बारे में जो कहता है, ये सुनने के बाद नीचे पड़ा आदमी उन दोनों अफसरों के पास आने से पहले ही उछलकर खड़ा हो जाता है। वह चिल्लाते हुए कहता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन राकेश जी, आपने तो कहा था कि ये बस एक नाटक करने वाली पिल है। मुझे कुछ नहीं होगा। क्या आप मुझे मारना चाहते हैं? इस दुनिया में मौत से हर किसी को डर लगता है, खासकर उस पल में जब वे बच सकते हैं, लेकिन इलाज न मिलने पर वे मर जाएंगे। वह आदमी भी अपवाद नहीं था। वह तुरंत राकेश से लगभग रोते हुए कहता है। वहीं राकेश का चेहरा इस वक्त उस आदमी की बेवकूफ़ी से लाल हो गया था। उसका बस चलता तो वह उसे अभी मार देता। वह कहता है, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें मुझे फंसाने के लिए जरूर इसने कहा होगा। बताओ, मैं तो तुम्हारी यहाँ पर मदद करने के लिए आया था, लेकिन तुम मुझे ही फंसा रहे हो। राकेश बिना पलक झपकाए कहता है। वहीं वे दोनों पुलिस अफसर, जो कि इस मुद्दे से पहले से ही अवगत थे, भी हैरानी से राकेश की तरफ देखते हैं। उसकी प्रतिष्ठा एक एल्केमिस्ट के रूप में है, लेकिन यह उन लोगों को उसके बारे में क्या पता चला? वहीं वह महिला अफसर वीर को देखती है और फिर राकेश को देखती है। वह कुछ सोचते हुए वीर की तरफ देखती है और पूछती है, तुम क्या इस व्यक्ति को बचा सकते हो? ये सुनकर वीर भी समझ जाता है कि वह महिला अफसर क्या करना चाहती है। वह तुरंत नाटक का हिस्सा बनते हुए कहता है, हाँ, मैं उसे बचा तो सकता हूँ, किंतु वह मेरी दुकान पर झूठा आरोप लगाने के लिए आया है, तो मैं उसे क्यों ही बचाऊं? ये सुनकर वह लाल आदमी थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन फिर उसे अपनी जान बचाना ही सबसे उचित लगता है। वह राकेश नाम का एल्केमिस्ट भी ये समझ जाता है, इसलिए वह तुरंत कुछ होने से पहले कहता है, तुम कोई एल्केमिस्ट नहीं हो। तुम्हें कैसे पता कि ये क्या है और क्या नहीं? ये सुनकर वह आदमी भी रुक जाता है।
वहीं सान्विका भी थोड़ा सोचती है और उसे भी ये बिंदु नजरअंदाज होता हुआ नजर आता है। वह मन ही मन अपना माथा पीटती है। वह वीर की तरफ देखती है। उसे इतना तो समझ आ गया था कि वीर का इसमें कोई दोष नहीं, लेकिन फिर भी बिना किसी ताकतवर सबूत के वह इस राकेश नाम के एल्केमिस्ट पर हाथ नहीं डाल सकती, क्योंकि वह एल्केमिस्ट एसोसिएशन का एक सदस्य है। लेकिन इस वक्त आलोक अपनी स्टोरेज विंग से एक टोकन निकालता है जिस पर कुछ लिखा हुआ था, जिसे देखकर राकेश और सान्विका के साथ वहां पर मौजूद सभी हैरान रह जाते हैं। वीर के हाथ में एक रैंक 4 के एल्केमिस्ट का टोकन था, जो कि उसकी प्रतिभा को दिखा रहा था। वहीं राकेश का मुंह उस टोकन को देखकर पीला पड़ जाता है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। वह कहता है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम एक रैंक 4 के एल्केमिस्ट कैसे हो सकते हो? ये सब झूठ है, ये टोकन झूठा है, तुम कोई ठग हो। वीर यह सुनता है तो कहता है, ओह ऐसी बात है तो सान्विका जी इस बात की पहचान कर सकती हैं। उन्हें तो असली और नकली टोकन की पहचान होगी ही। ये कहते हुए वह उस टोकन को सान्विका की तरफ बढ़ा देता है। सान्विका उस टोकन को लेती है और उसकी जांच करती है। सच में वह टोकन असली था और उसकी पहचान वीर से ही मिलान कर रही थी। ये देखकर वह हैरान हो जाती है। उसने नहीं सोचा था कि उसके सामने खड़ा ये लड़का सच में रैंक 4 का एल्केमिस्ट निकलेगा। उसकी उम्र सान्विका से भी कम थी। वह कांपते हुए हाथ से वह टोकन वापस करती है और कहती है, ये टोकन असली है। तुम वाकई एक रैंक 4 के एल्केमिस्ट हो। सच में तुम्हारे जितने टैलेंटेड लड़के का यहाँ पर क्या काम है? लेकिन वह फिर वापस मुद्दे पर आती है और उस आदमी को देखती है। उस आदमी ने फैसला ले लिया था। वह तुरंत वीर के सामने घुटनों पर बैठ जाता है और कहता है, सर मुझे बचा लीजिए। इस आदमी ने मुझे कुछ सोने के सिक्के देने के लिए कहा था, बदले में बस मुझे एक पिल लेकर एक नाटक करना था, लेकिन मुझे क्या पता था कि उसने मुझे जहर दिया है। और हाँ, इस व्यक्ति ने बहुत से काले कारनामे किए हैं जिनमें उसने मेरी मदद ली है। सारे सबूत मेरे घर पर हैं। मुझे शुरुआत से इस आदमी पर भरोसा नहीं था। वीर यह सुनकर दंग रह जाता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह आदमी इतना चालाक साबित होगा। वह बस सान्विका की तरफ इशारा करता है और आगे का सारा काम सान्विका कर देती है। वीर हेवनली कोर्ट में अगले 13 दिन रुकता है और लोकेश द्वारा चुने गए योद्धाओं की ट्रेनिंग पर ध्यान देता है। वह कुछ आवश्यक पिल्स भी रिफाइन करता है और उनके लिए कुछ तकनीक भी उपलब्ध कराता है। वहीं पर वह उन दो लड़कियों जिनका मैं पिछले अध्याय में नाम लिखना भूल गया था, कीर्ति और प्रीति। ये दोनों योद्धा बनने के लिए तो उतनी सूटेबल नहीं थी, लेकिन इन दोनों की काया एक एल्केमिस्ट एक्सपर्ट बनने के लिए काफी सही थी। ऐसा नहीं है कि एल्केमिस्ट एक्सपर्ट फाइट नहीं कर सकते, लेकिन उनके पास क्लोज कॉम्बैट में ज्यादा जीत की संभावना नहीं रहती। और अगर आग से लड़ने की बात आए तो एल्केमिस्ट सबसे आगे रहते हैं। वीर उन दोनों को खुद ही एल्केमी सिखाता है, और जैसा कि वीर ने सोचा था, वे दोनों अपनी सामान्य से उत्तम सोल पावर और सीखने की ललक से बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करती हैं। कुछ ही दिनों में वे रैंक 1 के एल्केमिस्ट के पीक पर पहुंच जाती हैं। यहाँ पर आप इसे कम समझ रहे होंगे, तो आपको बता दूं कि बड़ी फैमिली में बच्चों को 14 साल की उम्र से ही एल्केमी सिखाना शुरू कर दिया जाता है। तब वे 19 साल की उम्र तक रैंक 1 के एल्केमिस्ट बन पाते हैं, लेकिन यहाँ पर वे लड़कियां महज 15 दिनों में इस फासले को तय कर लेती हैं। वीर उन्हें एक एक कल्टीवेशन मेथड भी देता है, जो कि गॉडफादर की ट्रीजरी में से था। वह एल्केमिस्ट्स के लिए उन्नत मेथड था और चूंकि वे दोनों जुड़वा थी, तो ये मेथड उन्हें पूरी तरह सूट करता था। इस मेथड का नाम था ट्विन फ्लावर कल्टीवेशन मेथड। वे दोनों पूरा दिल लगाकर मेहनत करती हैं। इन दिनों लोकेश शाह, जो कि उनका सरनेम था, कल्टीवेशन में थे। वीर की पिल्स की वजह से वे किसी भी पल किंग लेवल पर ब्रेक थ्रू करने वाले थे। वीर यह देखता है और कुछ सोचता है। उसने उस गुफा से एक स्टोरेज विंड हासिल की थी, जिसमें एक रक्त की बूंद थी। वीर को उस वक्त उस रक्त की बूंद से बहुत ही खतरा लगा था, क्योंकि वह किसी वासुकीन सांप के खून की बूंद थी। ये बूंद अगर सही तरीके से इस्तेमाल की जाए, तो किंग लेवल पर अवेकन की जाने वाली सोल में ड्रैगन पावर भी डाल सकती है। वीर की मार्शल सोल पहले ही अवेकन हो चुकी है, और वीर ने अभी तक जितना जाना है, तो एक सच्चा ड्रैगन भी उसकी मार्शल सोल के आगे कुछ नहीं है। यहाँ पर वासुकीन तो केवल ड्रैगन की 7 पीढ़ी का मुखिया है। वह उस खून की बूंद से लोकेश की मेंटल एनर्जी का इस्तेमाल कर एक पिल को रिफाइन करता है। इस पिल को वह लोकेश को अपने ब्रेक थ्रू के समय सेवन के लिए दे देता है। आज उसके कल्टीवेशन में जाए 13 दिन हो गए हैं और अगले 2 दिनों में वह कंपटीशन होने वाला है।
वीर उसके ब्रेक थ्रू का इंतजार कर रहा था। अगर नहीं भी होता है तो वीर के लिए ज्यादा परेशानी की बात नहीं थी। बस वह चाहता था कि लोकेश की कंपनी से वह इस दुनिया के बारे में ज्यादा जान पाए। वीर जब अपनी सोच में डूबा ही था, तभी वह कुछ महसूस करता है और उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। वह आसमान की तरफ देखता है और कहता है, तुमने मुझे निराश नहीं किया। वहीं इस वक्त सारा आसमान गहरे काले बादलों से घिर गया था, मानो कोई तबाही आने वाली हो। ये बादल हेवनली कोर्ट के ऊपर अत्यंत सघन थे। तभी एक बहुत ही जोरदार गर्जना होती है, जो कि पूरी सिटी को हिलाकर रख देती है। ये गर्जना मानो खुद स्वर्ग के गुस्से से पैदा हुई हो, इतनी भयंकर थी। वहीं आसमान में उन घने काले बादलों से बीच दिन में अंधकार सा छा जाता है और रात महसूस होने लगती है। सिटी में मौजूद लोग यह नज़ारा देखकर घबराने लगते हैं। उनकी समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से ये क्या हो गया। कहीं सूर्यगढ़ सिटी आज तबाह तो नहीं होने जा रही। इस बेचैनी और घबराहट के माहौल को शांत करने के लिए इस वक्त आसमान में एक चमकीली परछाई आती है, जो कि अपनी चमक की वजह से सभी को नजर आ रही थी। वह एक तकनीक की मदद से सभी को शांत करते हुए कहती है, आप सभी को घबराने की जरूरत नहीं है। यह कोई आपदा नहीं बल्कि हमारी सिटी से कोई ब्रेक थ्रू कर रहा है। वीर भी उस आवाज को सुनकर हैरान रह जाता है। उसे नहीं पता था कि सूर्यगढ़ में एक किंग लेवल का एक्सपर्ट मौजूद है, वो भी यहाँ के सिटी लॉर्ड की फैमिली से। लेकिन फिर वह समझ जाता है कि इस तरह के योद्धा या तो उनके एंसेस्टर होते हैं या फिर फैमिली प्रोटेक्टर। वह ये सोचते हुए अपना ध्यान उस तरफ से हटा लेता है। वह इतना कहती है और वापस से गायब हो जाती है, लेकिन उसके इतना कहने से जो घबराहट का माहौल पैदा हुआ था, वह हैरानी में बदल जाता है। सभी आपस में बातें करने लगते हैं कि वह कौन है जो इस तरह इतना खतरनाक ब्रेक थ्रू कर रहा है। वे आसमान में बादलों की सघनता की तरफ नजर घुमाते हैं और एक दिशा में देखते हैं। कुछ लोग जिन्हें इस चीज की जानकारी थी, वे कहते हैं, अरे उस तरफ तो अभी हेवनली कोर्ट नामक एक नई कंपनी की स्थापना हुई है। कहीं ये उन्हीं में से कोई तो नहीं। लेकिन किंग लेवल, वह इस तरह कंपनी क्यों खोलेगा या इसमें काम करेगा? किंग लेवल का एक्सपर्ट रॉयल फैमिली में भी सम्मान पाता है। कहीं उनमें से कोई इस आने वाले कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए तो ब्रेक थ्रू नहीं कर रहा। लेकिन इस माहौल को देखकर लग रहा है कि वह बहुत ही ताकतवर है। आपस में इस तरह की बातें होने लगती हैं। वहीं इस वक्त सेवन स्प्रिंग होटल नामक होटल की एक मंजिल पर एक व्यक्ति बैठा हुआ था। वह किसी साधारण पुरुष की तरह लग रहा था, जैसे कि पूरी तरह से एक आम व्यक्ति हो और कल्टीवेशन से उसका कोई भी वास्ता न हो। लेकिन वही एम्परर ब्लू रिंग था, जो कि अकेले तीनों साम्राज्यों के सामने खड़े होने की ताकत रखता था। वह कहता है, लगता है कोई टक्कर का योद्धा तैयार हो रहा है। इसी समय आसमान में एक बहुत जोरदार बिजली चमकती है, जो कि एक बार को पूरी सिटी को अपनी रोशनी में भर देती है। ये बिजली गुलाबी रंग की थी, जिसमें हल्का सा सुनहरा रंग भी था। वीर भी ये महसूस कर लेता है। वह कहता है, लोकेश का टैलेंट एक इनबोर्न एम्परर लेवल पर पहुंच गया है और उसकी मार्शल सोल भी अब किसी एम्परर से ज्यादा ताकतवर बन गई है। मैं उम्मीद करता हूं कि वह इस हेवनली कोर्ट की मेरी मंजिल में बहुत ही घनिष्ठ साथी साबित हो। वह ये कहता है और अपना हाथ हिलाता है, जिससे कुछ एनर्जी स्पिरिट स्टोन जाकर एक जगह पर लग जाते हैं। इस चीज के लगते ही हेवनली कोर्ट की पूरी बिल्डिंग, जो कि 4 मंजिला थी और 100 टाइम्स 100 मीटर के क्षेत्र में फैली हुई थी, पर एक गुब्बारा बन जाता है। ये एक फॉर्मेशन थी, जो कि इस लाइटनिंग से बिल्डिंग को नुकसान होने से बचाएगी। वीर ने पिछले 13 दिनों में इस फॉर्मेशन को पूरा करने के साथ बहुत ही परिवर्तन भी किए थे। हालांकि इसमें वह अकेला नहीं था, मनसा ने भी उसकी मदद की थी। इस वक्त मनसा भी ये सब महसूस कर लेती है। वह बाहर आती है और कहती है, तुमने सच में उस व्यक्ति के टैलेंट को बहुत ही निखार दिया है। वह अब किसी एम्परर की गिरफ्त से भी बचकर भाग सकता है। वह शुरुआत से ही टैलेंटेड था, लेकिन कल्टीवेशन में नहीं बल्कि जिंदगी की जंग में। वह बहुत ही दृढ़ निश्चयी और अटल व्यक्ति था। अगर मैं उससे नहीं भी मिलता, तो भी वह एक दिन इतना ताकतवर बन जाता। बस मैंने तो उसे अपने साथ मिलाया है। वीर आसमान की तरफ देखते हुए कहता है। मनसा भी उसकी बात को सुनती है और आसमान की तरफ ही देखती है। फिर तुरंत वापस से उस अंगूठी में चली जाती है। उसके जाने के बाद उस कमरे में प्रीति और कीर्ति दोनों बहनें आती हैं और उनके पीछे घबराए हुए से वे युवक भी आते हैं। वीर उनकी घबराहट को पढ़ लेता है और कहता है, घबराने की जरूरत नहीं है। वाइस डीन किंग लेवल पर ब्रेक थ्रू कर रहे हैं। जब वे ये सुनते हैं, तो वे राहत की सांस लेते हैं।
13 दिनों के अभ्यास के बाद उनमें से सभी मास्टर लेवल पर पहुंच गए थे और 2 व्यक्ति ग्रैंड मास्टर लेवल पर कदम रख चुके थे। लेकिन कल्टीवेशन की जर्नी जितनी आगे बढ़ती है उतनी ही धीमी पड़ती है। शुक्र है कि उनके साथ उनके लॉर्ड वीर और उनकी दी गई औषधियां हैं, जो कि उन्हें कम समय में वह हासिल करने में मदद करेगी। लेकिन वीर उन्हें सिर्फ साधारण योद्धा नहीं बनाना चाहता था, वह उन्हें अपने से भी ज्यादा ताकतवर योद्धाओं से लड़ने वाला योद्धा बनाना चाहता था। इसलिए वह उन सभी को रोजाना डेमोनिक फॉरेस्ट में ले जाकर ग्रेड 3 के जानवरों से लड़ाता। वहीं प्रीति और कीर्ति को भी उन जानवरों का सामना करना पड़ता, ताकि वे अपने आप से ही उस तरह की तकनीक विकसित कर सके जिससे वे खतरे के समय अपने आप को बचा सकें। वीर के सामने मौजूद वे योद्धा मास्टर लेवल पर होने के बावजूद एक ग्रैंड मास्टर से टक्कर लेने की ताकत रखते थे। हालांकि वे अभी तक पूरी तरह तैयार नहीं हो पाए थे, लेकिन अगले 1 साल में वे पूरी तरह तैयार हो जाएंगे। वीर को इस बात का पूरा विश्वास था, क्योंकि उसने उन लोगों के दृढ़ निश्चय को देखा था। बहरहाल इस वक्त आसमान की तरफ देखकर वीर कुछ सोचता है और कहता है, तुम लोगों को भी इस जगह पर पहुंचना है तो सिर्फ प्रतिभा ही नहीं बल्कि लक्ष्य को हासिल करने की ललक भी होनी चाहिए। और वह तुम तब हासिल कर पाओगे जब तुम्हारे पास प्रोटेक्ट करने के लिए लोग होंगे। और जितना मैं जानता हूं तुम्हारे पास वे लोग हैं, तो उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए तुम्हें अपनी मेहनत बंद नहीं करनी है। वीर की बात सुनकर वे सभी पता नहीं क्यों लेकिन हमेशा अपनी थकावट को भूल जाते थे और उनके अंदर रहती थी तो बस मेहनत की होड़। वे सभी वीर को ग्रीट करते हैं और वापस चले जाते हैं। वीर प्रीति और कीर्ति को रोकता है। प्रीति और कीर्ति दोनों पीछे रुक जाती हैं। वे वीर को ग्रीट करते हुए कहती हैं, ग्रीटिंग्स मास्टर, क्या आपको हमसे कुछ काम था? वीर यह सुनता है और अपना सिर हिलाता है। इन दोनों बहनों को पता नहीं एक साथ बोलने की आदत क्यों है या फिर ये बस उसके सामने ही इस तरह बोलती हैं। वह कहता है, कल तुम दोनों को रैंक 2 की पिल रिफाइन करनी है। मैं चाहता हूं कि अगले 3 महीने में तुम दोनों रैंक 3 की एल्केमिस्ट बन जाओ। मैंने तुम्हें जो कल्टीवेशन मेथड दिया है उसके असली चैलेंज रैंक 5 के बाद शुरू होते हैं। वैसे तो तुम्हारे पास अभी काफी समय है और मुझे भी 1 महीने बाद यहां से जाना होगा, लेकिन जब तक मैं वापस आऊंगा मैं चाहता हूं कि तुम दोनों रैंक 5 के एल्केमिस्ट बन चुकी हो। वीर के जाने की बात सुनकर वे दोनों लड़कियां हल्की सी उदास हो जाती हैं, लेकिन वे अपने आप को संभालते हुए वीर द्वारा दिए गए काम को पूरा करने की ठान लेती हैं। इसी समय लोकेश जिस कमरे में कल्टीवेशन कर रहा था उसकी छत टूट जाती है और लोकेश आसमान में पहुंच जाता है। वह एक सुनहरी रंग की रोशनी से चमक रहा था और सबसे बड़ी बात, उसके पीछे क्या था? कमेंट्स में जवाब दे। और इस वक्त सूर्यगढ़ सिटी का सारा आसमान गहरे काले बादलों से घिरा हुआ था जो कि इकट्ठा होते ही जा रहे थे। सिटी में मौजूद सभी लोग पैनिक करने लगे थे जब तक कि एक किंग लेवल के एक्सपर्ट ने उन्हें आश्वासन नहीं दे दिया था। वहीं लोकेश, जो कि कल्टीवेशन में था, आखिरकार हवा में पहुंच जाता है और सारी सिटी के सामने आता है। वही इस सब का जिम्मेदार किंग लेवल पर ब्रेक थ्रू करने वाला एक्सपर्ट था। वह आसमान में एक सुनहरे रंग की रोशनी के साथ चमक रहा था। लेकिन सिटी लॉर्ड पैलेस में मौजूद दोनों किंग लेवल के एक्सपर्ट, प्रिंसेस और बाकी के एक्सपर्ट इस बात से हैरान नहीं थे। वे हैरान थे लोकेश के पीछे मौजूद उसकी मार्शल सॉल की छाया से, जो कि एक कमांडर ड्रैगन की थी। कमांडर ड्रैगन ब्लडलाइन ड्रैगन क्लैन के वॉर पर्सन की ब्लडलाइन होती है और यह मार्शल सॉल उसे कमांडर ड्रैगन की थी। अगर वीर उस ड्रैगन ब्लड की बूंद को लोकेश को नहीं देता तो शायद उसकी सॉल एक कमांडर सॉल होती, लेकिन उस ड्रैगन ब्लड की वजह से उसने एक बहुत ही ऊंची छलांग मारकर एक ड्रैगन कमांडर का रूप ले लिया है। ये ब्लडलाइन बहुत ही ताकतवर और दुर्लभ मार्शल सॉल है। वे सभी इस एक्सपर्ट से मिलने को अब पूरी तरह अपना आपा खो रहे थे। वहीं लोकेश आसमान में पहुंचकर अपने शरीर को देखता है। उसके दिल में बहुत से भाव उमड़ रहे थे। वह एक नॉर्थन किंग कमांडर हुआ करता था, जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध इनेट ग्रैंड मास्टर था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि कभी वह उस लेवल को पार कर पाएगा। वहीं वह अपने अंदर हर वक्त कमजोर होने की वजह से खुद को कोस रहा था, लेकिन वीर ने उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। अब वह एक किंग लेवल का एक्सपर्ट है और उन लोगों से हिसाब वसूल कर सकता है जो कि उसके परिवार को मारने वालों में शामिल थे। वह वीर की दिशा में देखता है। इस वक्त वह पूरे दिल से वीर को अपना मास्टर मान चुका था। वीर उसकी तरफ बस एक मुस्कान देता है और अपनी उंगली आसमान की तरफ दिखा देता है, जिससे लोकेश अपने इन ख्यालों से बाहर आता है और आसमान की तरफ देखता है। उसकी मार्शल सॉल आसमान की तरफ दहाड़ लगाती है,
जो कि किसी ड्रैगन की दहाड़ थी और बिजली की दहाड़ों को अपनी औकात में रहने को कह रही थी। लोकेश के चेहरे पर एक मुस्कान आती है और वह कहता है, चलो इस पल का आनंद लिया जाए। ये कहकर वह अपनी सारी एनर्जी को इकट्ठा करता है और एक आखिरी कदम के साथ किंग लेवल पर पहुंच जाता है। इस ब्रेक थ्रू से एक ऊर्जा की चमक पूरी सिटी में फैल जाती है। साथ ही ये चमक मानो उन बादलों और उस लाइटनिंग को नाराज कर देती है। एक बहुत ही जोरदार बिजली कड़कती है, जिसकी आवाज से कुछ कमजोर लोग बेहोश हो जाते हैं। वीर भी ये महसूस कर लेता है, लेकिन अब उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। उसके हाथ में भले ही नहीं था, लेकिन किसी और के हाथ में तो था। इस वक्त सिटी लॉर्ड पैलेस के बिल्कुल भीतरी हिस्से से एक सुनहरी रोशनी तेजी के साथ आसमान में पहुंचती है। वह इस चल रहे कार्यक्रम को देखती है, पर वह इस सब में हिस्सा नहीं ले सकता था। वह एक व्यक्ति था जो कि आज से 25 साल पहले पूरे ईस्टर्न क्षेत्र में ख्याति अर्जित कर चुका था। उसको उस समय के एम्परर तक से प्रशंसा मिली थी। वह सामने देखता है और अपना हाथ लहराता है। वह जैसे ही ये करता है, पूरी सिटी के ऊपर एक आवरण बन जाता है, जिसकी वजह से आवाज की तीव्रता कम हो जाती है। लोकेश यह देखकर उस आदमी को शुक्रिया कहता है अपनी एनर्जी ट्रांसमिशन की मदद से। बदले में वह आदमी उसे ऑल द बेस्ट बोलकर सिटी लॉर्ड पैलेस की उस जगह पर आ जाता है, जहां पर प्रिंसेस, सिटी लॉर्ड और वह प्रोटेक्टर खड़े हुए थे। वे उस आदमी को देखकर तुरंत घुटनों पर आ जाते हैं। वहीं प्रिंसेस उस आदमी को ग्रीट करती है। ग्रीटिंग अंकल प्रोटेक्टर। प्रिंसेस इस आदमी को जानती थी। यह उनके एम्पायर के 11 प्रोटेक्टर्स में से एक प्रोटेक्टर है और ये एक एम्परर लेवल के एक्सपर्ट हैं। इस संरचना को समझना आसान नहीं है कि एम्परर ही प्रोटेक्टर और एक एम्परर ही राजा, लेकिन आप जल्दी ही समझ जाएंगे। फिलहाल वह एम्परर प्रिंसेस को ग्रीट करता है। वह थोड़ा हैरान था कि प्रिंसेस यहाँ पर क्यों है, लेकिन जब उसे पता चला कि उसके कल्टीवेशन में जाने के बाद क्या क्या हुआ, तो वह सब समझ जाता है। वहीं वह इस वक्त आसमान में लोकेश की तरफ देखता है। वह पूछता है, ये योद्धा कौन है? इसकी आभा से मैं ये बता सकता हूं कि अगर ये एम्परर लेवल का योद्धा होता, तो ये तीनों एम्परर की टक्कर में होता। प्रिंसेस और बाकी सब ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। प्रिंसेस पूरे एम्पायर में सबसे जवान किंग लेवल की एक्सपर्ट थी, लेकिन वह अभी उतनी अनुभवी नहीं थी। उसके मास्टर प्रोटेक्टर फ्लोवर फेरी ने उसे ट्रेनिंग दी थी, लेकिन अनुभव उसे ही अर्जित करना पड़ेगा। इस वक्त सिटी लॉर्ड आगे आता है और कहता है, मैं सही से नहीं देख पा रहा, लेकिन मैंने शायद इस व्यक्ति को देखा है। हाँ, याद आया, ये तो वीर का सर्वेंट था। ये सुनकर वह व्यक्ति ही नहीं, बल्कि प्रिंसेस, प्रोटेक्टर और सभी हैरान रह जाते हैं। यहाँ पर प्रोटेक्टर सिटी लॉर्ड की फैमिली का प्रोटेक्टर है। क्या कहा तुमने, नौकर? तुम्हें पक्का यकीन है कि तुम गलती नहीं कर रहे? वह आदमी कहता है, नहीं ग्रेट ग्रैंडफादर, मुझसे किसी तरह की गलती नहीं हुई। पहले मैं उस मार्शल सॉल की वजह से नहीं पहचान पाया था, लेकिन अब मैं यकीन से कह सकता हूँ क्योंकि उसका ऑरा और यह ऑरा बिल्कुल एक जैसा है। बस थोड़ा ज्यादा खतरनाक है। सिटी लॉर्ड अपनी बात पर अड़े रहते हैं। वहीं प्रिंसेस कुछ और ही सोच में थी। उसे वीर नाम पहचाना लग रहा था। वीर नाम से उसे वह चेहरा याद आता है जिसने उस वक्त उसकी मदद की थी। खैर, वह इसे किसी को नहीं बताती। इसी वक्त आसमान में एक जोरदार बिजली सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचती है। ये बिजली गुलाबी और सुनहरी रंग की थी और तेजी से लोकेश से टकराती है। लोकेश इस सब का सामना बहुत ही खुशी से कर रहा था। वह अपनी मार्शल सॉल से एक पंच बनाता है और तेजी से इस बिजली पर चला देता है। जब दोनों चीजें टकराती हैं, तो एक चमक पैदा होती है और फिर धमाका होता है। कहते हैं ना, प्रकाश ध्वनि से ज्यादा तेज होता है। तो यहाँ पर वही हुआ। इस टकराव के बाद वह बिजली की चमक एक ऊर्जा में बदलकर लोकेश की मार्शल सॉल से मिल जाती है और वह मार्शल सॉल और भी सघन हो जाती है। यही वजह है कि एक किंग लेवल पर हेवनली लाइटनिंग होती है। पहले हमले को लोकेश ने बिना किसी नुकसान के झेल लिया था। ये हमले योद्धाओं के टैलेंट के हिसाब से आते हैं। कोई साधारण योद्धा केवल एक ही हमले का सामना करता है, तो किसी बहुत ही ताकतवर योद्धा को 10 से 12 तक हमलों का सामना भी करना पड़ सकता है। लोकेश पर पहला हमला होने के बाद दूसरी बिजली की लहर आती है और लोकेश फिर से पंच के साथ सामना करता है। लेकिन इस बार उस बिजली के धागे में गुलाबी रंग और सुनहरे रंग के साथ लाल रंग भी था। बिजली की 3 ताकतवर अवस्थाएं होती हैं। सफेद बिजली जो कि साधारण होती है और इस समूह में नहीं है। गुलाबी बिजली, गुलाबी और सुनहरी बिजली का मिश्रण, सुनहरी बिजली और लाल बिजली लगभग एक जितनी ही खतरनाक होती है।
इस हमले में भी लोकेश ज्यादा कठिनाई के बिना खड़ा रहता है। इस तरह के 4 हमलों को लोकेश बिना किसी हथियार के सामना कर लेता है। लेकिन 5वीं बिजली का हमला बहुत ही खतरनाक और मारक आभा से भरा हुआ था। लोकेश बिना किसी लापरवाही के अपना स्पीयर बाहर निकालता है, जिसकी मदद से उसने कई दुश्मनों के सिर को काटा था। वह इस स्पीयर की मदद से हमला करता है। वहीं एक स्पीयर उसकी मार्शल सॉल के हाथों में भी प्रकट होता है। 5वीं बिजली की स्ट्राइक लोकेश से टकराती है और दोनों न्यूट्रलाइज हो जाती हैं। फिर वही दृश्य दोहराया जाता है और लोकेश की मार्शल सॉल और भी सघन हो जाती है। अब वह बहुत ही सघन हो गई थी और उसके अंदर की ताकत भी बढ़ गई थी। लेकिन लोकेश की हेवनली लाइटनिंग अभी खत्म नहीं हुई थी। वह एक ताकतवर हमले के साथ फिर से आगे बढ़ती है। इस बार लोकेश को पीछे हटना पड़ता है। ये हमला उसकी क्षमता से थोड़ा आगे था, लेकिन वह हार मानने वालों में से नहीं था। उसने अभी तक 7 हमलों का सामना कर लिया था और पता नहीं आगे कितने होंगे, लेकिन उसके चेहरे पर दृढ़ निश्चय साफ नजर आ रहा था। तभी आसमान में गर्जन शुरू होती है और हेवनली कोर्ट के ऊपर काले बादलों में एक बवंडर बन जाता है, जो कि बिजली से बार बार चमक रहा था। ये बवंडर एक बिजली का बहुत ही बड़ा गोला बनाने लगता है। ये देखकर अब वीर भी थोड़ा परेशान हो गया था। अभी तक के स्तर तक लोकेश को केवल एक धागे का सामना करना था, लेकिन अब उसे एक पूरे धागे के गोले का सामना करना होगा। यह उसकी ताकतवर प्रतिभा का भी सबूत था। लोकेश आसमान में ये देखता है और कहता है, मैंने जंग के मैदान में हजारों के आगे हार नहीं मानी, अपनी जिंदगी की हर एक स्थिति में लड़ाई जारी रखी। तो तुम्हारे सामने मैं क्या ही हार मानूंगा। ओवरलॉर्ड स्ट्राइक, वह ये कहता है और अपने स्पीयर से उस बिजली के गोले पर हमला कर देता है। पूरे आसमान में मानो नया सूरज उग जाता है। लोकेश 2 कदम पीछे हट जाता है। वहीं उस गोले की ऊर्जा विघटित होकर लोकेश की मार्शल सॉल से मिल जाती है। लेकिन हेवनली लाइटनिंग अभी भी खत्म नहीं हुई थी। इस बार जो गोला बना था, वह पहले से भी ज्यादा खतरनाक था। इसमें पूरी तरह से लाल रंग और सुनहरे रंग की बिजली के धागे थे। लोकेश भी इसके ऑरा को महसूस कर लेता है और बिना किसी लापरवाही के अपने स्पीयर को घुमाते हुए जोर से चिल्लाता है, ओवरलॉर्ड स्पीयर फाइनल स्ट्राइक। इस तकनीक से लोकेश का भाला एक प्रकाश पुंज में बदल जाता है और तेजी से उस बिजली के गोले की तरफ बढ़ता है। अंततः उसकी स्ट्राइक काले बादलों को फाड़ती हुई निकल जाती है और सूरज की रोशनी पूरे आकाश में फैल जाती है। धीरे धीरे फिर से दिन हो जाता है, लेकिन ज्यादा ऊर्जा खोने की वजह से लोकेश बेहोश हो जाता है और तेजी से नीचे गिरने लगता है। ये देखकर सिटी लॉर्ड पैलेस पर मौजूद वह आदमी तुरंत अपनी जगह से गायब होता है, लेकिन इससे पहले कि वह लोकेश को पकड़ पाता, वह दंग रह जाता है। अभी तक हमने पढ़ा कि लोकेश ने अपनी हेवनली लाइटनिंग का सामना कर लिया था, लेकिन ऊर्जा के पूरी तरह खत्म हो जाने के कारण वह अपनी फ्लाइट और शरीर पर से काबू खो देता है और नीचे गिरने लगता है। ये देखकर सिटी लॉर्ड पैलेस का ग्रेट एंसेस्टर उसे पकड़ने के लिए तेजी से आगे बढ़ता है। वह एक एम्परर लेवल का एक्सपर्ट था जो कि आकाश में भी यात्रा कर सकता है, तो उसे पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगता। लेकिन वीर और लोकेश के बीच की दूरी कम होने के कारण वीर लोकेश के पास जल्दी पहुंच जाता है। वह अपनी फायर विंग्स की मदद से तेजी से उड़ान भरता है। उसने इस आने वाले व्यक्ति की आभा महसूस कर ली थी। वह कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए वह तेजी से लोकेश के पास में पहुंच जाता है और उसे सहारा देता है। वह अभी वहां पर आए व्यक्ति की तरफ देखता है जो कि एक सुनहरे रंग की रॉयल पोशाक पहना हुआ था और उसके सिर और दाढ़ी के बाल सफेद हो चुके थे, लेकिन वह व्यक्ति अपने अंदर बहुत ही ऊर्जा भरा हुआ प्रतीत हो रहा था। वीर अपनी आइज ऑफ एम्परर की मदद से जांच करता है तो वह पाता है कि सामने वाला योद्धा एक एम्परर लेवल का एक्सपर्ट है। वीर यह देखकर हैरान रह जाता है। अगर यह व्यक्ति किसी बुरे इरादे से यहाँ पर आया है तो उन्हें बहुत ही बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। वह थोड़ा बेचैन हो जाता है, लेकिन इन भावों को अपने चेहरे पर नहीं लाने देता। वहीं जितना वीर हैरान था उतना ही सामने वाला व्यक्ति भी हैरान था। वह सबसे पहले वीर की विंग्स से हैरान था, जिनकी गति कुछ ज्यादा ही थी। भले ही वीर कितना भी करीब हो, वह एक एम्परर है। अगर वह अपनी पूरी गति से इस तरफ आ रहा है तो भी वह किसी इनेट ग्रैंडमास्टर से पहले यहाँ पर पहुँच जाता। वहीं जब उसका ध्यान वीर के कल्टीवेशन लेवल पर जाता है तो वह और भी दंग रह जाता है। ये लड़का तो अभी ग्रैंडमास्टर लेवल पर भी नहीं पहुंचा है। व्हाट द एफसी के मास्टर लेवल के एक्सपर्ट कब से उड़ने लगे, ये सबसे पहले उसके दिमाग में आता है। वह वीर को देखता है और वीर उसे देखता है। वीर फिर अपनी स्टोरेज रिंग से एक पिल निकालता है और उसे लोकेश के मुंह में डाल देता है। लोकेश ने अभी तक होश नहीं खोया था। वह इस व्यक्ति के आगमन को समझ रहा था।
वहीं अब वह आदमी अपना मुंह खोलता है और कहता है, क्या मैं तुम दोनों का नाम जान सकता हूँ? और बच्चे, क्या ये एक फ्लाइंग स्किल है जिसे आज तक कोई भी सीख नहीं पाया है? वीर यह सुनता है तो राहत की सांस लेता है कि शुक्र है कि वह उन पर हमला करने के लिए नहीं आया। वह कहता है, सीनियर, मेरा नाम वीर है और यहाँ पर एक सामान्य सा दुकानदार हूँ। ये मेरी दुकान का वाइस लॉर्ड मिस्टर लोकेश है। क्या मैं जान सकता हूँ कि आपको क्या काम है? वीर जब ये पूछता ही है तभी वहां पर पीछे से कुछ और आकृतियां प्रकट होती हैं जिनमें से वीर दो लोगों को जानता था। उनमें से एक थी प्रिंसेस वैशाली और दूसरा था सिटी लॉर्ड शमशेर सिंह। शमशेर सिंह और वैशाली दोनों ही वीर को देखकर हैरान हो जाते हैं। वहीं वीर भी उन दोनों को देखकर थोड़ा हैरान होता, लेकिन ज्यादा नहीं, क्योंकि उसे पता था कि इतना सब होने के बाद वे दोनों तो आएंगे ही, बस उसे एक एम्परर लेवल के एक्सपर्ट की उम्मीद नहीं थी। सिटी लॉर्ड वीर को देखते हैं, वहीं वैशाली भी वीर को देखती है और वे दोनों एक साथ ही कहते हैं, वीर। यह आवाज निकलने के बाद वे दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और सिटी लॉर्ड कहते हैं, प्रिंसेस, क्या आप वीर को जानती हैं? प्रिंसेस सिटी लॉर्ड का सवाल सुनकर जवाब देती हैं, हाँ, वीर ने कुछ दिन पहले मेरी मदद की थी। वैसे तुम वीर को कैसे जानते हो? ये सुनकर सिटी लॉर्ड सभी को सारी बात बताते हैं और वह एम्परर लेवल का एक्सपर्ट उन सब की सुनता है। इस दौरान लोकेश की भी काफी ऊर्जा रिकवर हो गई थी। वह वीर के सहारे से हटता है। वह तुरंत अपने घुटनों पर आ जाता है और वीर के सामने झुकते हुए कहता है, मास्टर, ये सर्वेंट आपकी मदद के लिए हमेशा आपके प्रति वफादार रहेगा और आपके लिए अपनी जान भी दे देगा। वह किंग लेवल पर पहुंचने के बाद बहुत ही भावुक हो गया था। उसने आज तक जिस लेवल पर पहुंचने के केवल सपने ही देखे थे, आज वह उस लेवल पर था और ऐसा सिर्फ वीर की वजह से था। वहीं जब सामने मौजूद सभी योद्धा, चाहे वह ग्रेट एंसेस्टर हो या सिटी लॉर्ड पैलेस का प्रोटेक्टर हो या फिर प्रिंसेस, दंग रह जाते हैं। एक किंग लेवल का एक्सपर्ट एक मास्टर लेवल के एक्सपर्ट को अपना मास्टर कह रहा है, ये तो सच में हैरानी वाली बात है। वीर लोकेश को वापस से उठाते हुए कहता है, मैंने तुम्हें कभी भी अपना नौकर नहीं माना है। तुम और यह हेवनली कोर्ट बनने के साथ ही मेरा परिवार हो गए हो, और मैंने तुम लोगों को अपने लिए काम करने वालों से बढ़कर अपना परिवार माना है, इसलिए इस सब की जरूरत नहीं है। वैसे भी किंग कमांडर को झुकना शोभा नहीं देता। लोकेश की आंखें हल्की सी नम थीं। वहीं वीर को पता था कि वह आगे कुछ नहीं कह सकता, इसलिए वह लोकेश की तरफ से ध्यान हटाते हुए कहता है, सिटी लॉर्ड, मैं माफी चाहता हूं कि मैंने अपना वादा पूरा नहीं किया। मुझे कुछ जरूरी काम आ गया था, जिस वजह से मैं नहीं आ पाया। लेकिन अब आप यहाँ पर आ ही गए हैं, तो हमारे इस छोटे से घर में आने की कृपा करें। सिटी लॉर्ड यह सुनकर अपने ग्रैंडपा की तरफ मुड़ते हैं और कहते हैं, ग्रेट ग्रैंडपा, आपका क्या ख्याल है? ग्रेट ग्रैंडपा बिना किसी देरी के कहते हैं, क्यों नहीं। इसके बाद वीर उन सभी को अपनी उस दुकान के मेहमान कक्ष में लेकर आता है। वहां पर आते समय वे सभी आसपास की चीजों को देखते हैं। ये दुकान हथियार, मेथड और कुछ औषधियां बेचती है। वीर और लोकेश, जिसकी अब तक काफी एनर्जी वापस आ चुकी थी, उन सभी को मेहमान कक्ष में ले जाते हैं। वहीं जिस वक्त वे दोनों मेहमान कक्ष में प्रवेश करते हैं, दो हमशक्ल लड़कियां वीर के दोनों हाथ पकड़कर खुशी से हिलाते हुए कहती हैं, मास्टर, हमने रैंक 2 की पिल रिफाइन कर ली है। वे बहुत ही खुश नजर आ रही थी, इस वजह से उन्होंने आसपास ध्यान भी नहीं दिया। लेकिन जब उन दोनों का ध्यान जाता है, वे दोनों शर्मा जाती हैं और तुरंत वीर से दूर हो जाती हैं। वीर यह देखकर अपना सिर हिलाता है और उन दोनों को एक स्क्रॉल देते हुए कहता है, शाबाश, ये तुम दोनों का इनाम है। अभी जाओ और जाकर मेहमानों के लिए चाय लेकर आओ। वे दोनों तुरंत वहां से भाग जाती हैं। वहीं इस वक्त प्रिंसेस का मुंह थोड़ा सा चढ़ जाता है। वह वीर को देखती है और उन दोनों लड़कियों को देखती है। वहीं वीर उन सभी को बैठने के लिए कह देता है। कुछ ही देर में उन सभी के लिए चाय आ जाती है। जब वे सभी उस चाय को पीते हैं, वे सभी दंग रह जाते हैं। ये चाय वीर को उस स्टोरेज रिंग से मिली थी। इसका नाम 9 स्प्रिंग नेचुरल टी था। इस चाय का एक पत्ता 100 सालों में पैदा होता है। इसकी बाजार में कीमत करोड़ों स्पिरिट स्टोन से भी ज्यादा होती है। उन सभी ने इस तरह की चाय को कभी नहीं पिया था। वे इसके एक घूंट से ही स्वाद की दुनिया में खो जाते हैं और ग्रेट एंसेस्टर, जिन्होंने ये चाय अपनी जिंदगी में केवल एक बार पी थी, इसे पीते ही दंग रह जाते हैं। वे वीर की तरफ देखते हैं और अपने दिमाग में सवाल उठाने लगते हैं। इस तरह की चाय कोई साधारण इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता था और यहाँ पर वीर इसे मेहमानों को भी पिला रहा है। आखिर यह सब हो क्या रहा है?
आखिर यह लड़का कौन है? किंग लेवल का एक एक्सपर्ट इसका गुलाम है और इसके बैकग्राउंड के बारे में भी कुछ नहीं पता। प्रिंसेस से इसकी दोस्ती है। व्हाट द FCK? वीर को ग्रेट एंसेस्टर की सोच के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसे उस तरह की चाय का पूरा गोदाम मिला था, जिससे वह पूरे 20 सालों तक उस तरह की चाय रोजाना पी सकता था। ऐसा नहीं था कि उसे उस चाय की कीमत नहीं पता थी, लेकिन उसकी नज़र में उसकी कोई कीमत नहीं थी, बस स्वाद का एक जरिया था। खैर, आखिरकार ग्रेट एंसेस्टर से रहा नहीं जाता और वह पूछ ही लेता है। मिस्टर वीर, क्या आप हमें अपने बारे में बता सकते हैं? मेरी कोई भी अलग मंशा नहीं है, बस हमारी सेंट्रल प्लेन्स की दुनिया से थोड़ा खींचातानी लगी रहती है, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या आप वहां से हैं? वीर यह सवाल सुनता है और अचानक से शांत हो जाता है। उसे लगता है अब जवाब देना ही होगा। वहीं सिटी लॉर्ड भी ये जानना चाहता था। वीर अब बाबा के पास जाता है और उनके द्वारा इकट्ठी की गई सारी जानकारी को पढ़ता है। ये वक्त था वीर को एक बहुत ही जोर का झटका शांति से लगने का। ये झटका इतना तेज था कि वीर को हेवनली लाइटनिंग का झटका भी कम लगने लगता है। वह कभी सोच भी नहीं सकता था कि वह इतने बड़े अंधेरे में होगा। जब वह बाबा द्वारा इकट्ठी की गई जानकारी को पढ़ता है और सेंट्रल प्लेन्स में मौजूद ताकतों के बारे में जानता है, तो उसे पता चलता है कि वहां पर एक सिंह फैमिली संस्था है। यह उसके लिए हैरानी की बात नहीं थी, बल्कि हैरानी की बात यह थी कि वह किसी और जगह पर नहीं, बल्कि उसी की दुनिया के एक अलग सुपर कॉन्टिनेंट पर थी। उसे और जानकारी मिलती है, तो वह पाता है कि इस दुनिया में स्पिरिट कॉन्टिनेंट के अलावा 5 और कॉन्टिनेंट हैं। उन सभी के बीच में एक बहुत ही बड़ा क्षेत्र है, जिसे सेंट्रल प्लेन्स के नाम से जाना जाता है। खैर, वह इस सदमे को लोगों के सामने नहीं आने देता है और एक जवाब तैयार करने लगता है। ठीक है, तो इसमें मुझे कोई परहेज नहीं। मेरे माता पिता सेंट्रल प्लेन्स की एक बहुत ही ताकतवर संस्था के मालिक थे, लेकिन आज से 20 साल पहले मेरे जन्म के बाद उन्हें उनके ही साथियों ने धोखा दे दिया था, जिस वजह से मेरे दादाजी के पास रहने के लिए आ गए और मुझे उनकी देखरेख में छोड़कर चले गए। दादाजी ने मुझे उनके बारे में पूरी तरह तो नहीं बताया, लेकिन इतना बताया है कि अगर मैं उनसे मिलना चाहता हूं, तो मुझे बहुत ही ताकतवर बनना होगा। जब वहां पर मौजूद सभी व्यक्ति ये बात सुनते हैं, तो वे दंग रह जाते हैं। सेंट्रल प्लेन्स में एक्सपर्ट वहां के एक ताकतवर दल के मुखिया थे। ये बात हैरानी वाली नहीं थी तो क्या थी? ग्रेट एंसेस्टर की समझ में आ जाता है कि उसे वीर के साथ अच्छे संबंध बनाने ही होंगे। वह कुछ कहने के लिए आगे बढ़ता ही है कि बाहर से एक आवाज आती है। क्या यहाँ पर कोई मौजूद है? वीर और बाकी सभी जब आपस में बात कर रहे थे तभी उन्हें किसी की आवाज आती है, क्या यहाँ पर कोई है? वहीं इस आवाज के आने के बाद प्रीति और कीर्ति दोनों बहनें आती हैं और वीर से कहती हैं, मास्टर, बाहर कोई व्यक्ति आपसे मिलना चाहता है। ये सुनकर वीर की भी समझ में नहीं आता कि कौन है जो उससे मिलना चाहता है। वह तो वहां जिन लोगों को जानता है, उनके साथ ही बैठा है। वह हाँ में सर हिलाता है और उठ जाता है। वहीं उसके उठने के बाद बाकी सभी भी उठ जाते हैं। ग्रेट एंसेस्टर कहते हैं, हम भी आपके साथ चलते हैं, मिस्टर वीर। वीर के पास मना करने की कोई भी वजह नहीं थी। वह हाँ में अपना सर हिला देता है और बाहर की ओर बढ़ जाता है। बाहर आकर देखता है कि वहां पर एक व्यक्ति जो कि नीले रंग के कपड़े पहने हुआ था और उसके सर पर एक नीला सा चक्र लगा हुआ था। वहीं उसका चेहरा जवान ही लग रहा था। वीर जब उसे देखता है तो सबसे पहले अपनी आइज ऑफ एम्परर की मदद से उसका लेवल चेक करता है। जब वह लेवल चेक करता है तो वह फिर से हैरान हो जाता है। FCK, आजकल एम्परर इतने फालतू हो गए हैं क्या, जो कहीं से भी टपक रहे हैं? एक और एम्परर लेवल का एक्सपर्ट। वीर तो इसी सोच में डूबा हुआ था, लेकिन जब ग्रेट एंसेस्टर उस व्यक्ति को देखते हैं तो वे दंग रह जाते हैं। वे तुरंत ग्रीट करते हुए कहते हैं, एम्परर ब्लू रिंग, आप यहाँ पर कैसे? जब वह व्यक्ति ग्रेट एंसेस्टर को देखता है तो वह थोड़ा हैरान होता है। वह कहता है, ओहो, कल्टीवेशन का पुजारी आज बाहर कैसे आ गया? वैसे तो सालों साल तुम कल्टीवेशन में रहते हो, तो आज बाहर कैसे आ गए? ये सुनकर ग्रेट एंसेस्टर अपनी नाक को खुजाता है। वह थोड़ा शर्मिंदा था। उसे इस तरह देखकर एम्परर ब्लू रिंग उससे अपना ध्यान हटाते हैं और वीर पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। वे फिर वीर के पीछे खड़े लोकेश को देखते हैं। वे कहते हैं, तो वो तुम हो जिसने अभी ब्रेक थ्रू किया है? लोकेश ये सुनकर हाँ में सर हिलाता है, इसमें कुछ छुपाने को था ही नहीं। ये देखकर एम्परर ब्लू रिंग कहते हैं, मैं तुम्हें एक मौका देता हूं, तुम मेरी तरफ से इस प्रतियोगिता में भाग लो और तुम्हें एम्परर लेवल पर पहुंचने का एक अवसर मिलेगा।
चूंकि एम्परर ब्लू रिंग ने कहा था, तो कोई और उससे कुछ नहीं कह सकता था और वीर का हक नहीं बनता था क्योंकि यह लोकेश की चॉइस थी। लोकेश जब यह सुनता है तो वह थोड़ा हैरान रह जाता है लेकिन फिर कहता है, माफ कीजिए, लेकिन मैं अपने मास्टर के अलावा किसी और के लिए काम नहीं करता और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस प्रतियोगिता में हिस्सा लूं, तो मैं वो आपके लिए नहीं बल्कि अपने मास्टर के लिए लूंगा। एम्परर ब्लू रिंग जब ये सुनते हैं, तो एक अचंभा उनकी आंखों में दिखता है। उसने एक एम्परर बनने का लालच दिया था, फिर भी ये सामने वाला व्यक्ति अपनी लॉयल्टी को चुनता है। वह थोड़ा इम्प्रेस हो जाता है, लेकिन फिर वह गुस्सा दिखाते हुए कहता है, तुम जानते हो तुम किसे मना कर रहे हो। एम्परर ब्लू रिंग, वो, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूं। एम्परर ब्लू रिंग ग्रेट एंसेस्टर को चुप कराते हुए कहते हैं, जो कि वीर की तरफ से कुछ बोलने की कोशिश कर रहे थे। वीर जो कि यह सब देख रहा था, अब कहता है, हमारे वाइस लॉर्ड लोकेश ने अपने चुनाव को साफ कर दिया है, तो आप जा सकते हैं। यहाँ पर आपका अगर यही काम था, तो अगर आप कुछ खरीदना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है। ये सुनकर न सिर्फ एम्परर ब्लू रिंग और ग्रेट एंसेस्टर हैरान होते हैं बल्कि बाकी सभी भी हैरान हो जाते हैं। वहीं एम्परर ब्लू रिंग फिर से उनकी हिम्मत देखकर दंग रह जाता है। वह कहता है, तुमने कुछ ज्यादा ही हिम्मत नहीं है, बच्चे। मैं तुम्हें आसानी से मसल सकता हूं। वह एम्परर एक शैतानी मुस्कान के साथ कहता है। वीर यह सुनता है और उसकी बात को बिना किसी दूसरी सोच के नजरअंदाज कर देता है। वह कहता है, मैं हवा में बातें नहीं करता। अगर आपको कुछ खरीदना है, तो खरीद सकते हैं वरना आप जा सकते हैं। हो, तो तुम सच में घमंडी हो। बच्चे, माना कि तुम बहुत ही प्रतिभाशाली हो, लेकिन पक्षी जब तक उड़ना नहीं सीखता, तब तक उसे सबसे बचकर ही रहना चाहिए। एम्परर ब्लू रिंग गुस्सा दिखाते हुए कहते हैं और अपना ऑरा रिलीज कर देते हैं, जिससे वहां पर मौजूद सभी व्यक्ति पर एक बहुत ही ताकतवर प्रेशर गिरने लगता है। वीर के स्पिरिचुअल प्रेशर में रोजाना ट्रेनिंग लेने वाले उन युवकों को ये प्रेशर ज्यादा नहीं लगता और वे पूरी तरह नहीं झुकते। वहीं जब वे सभी एम्परर ये देखते हैं, तो वे दंग रह जाते हैं। ये क्या है? ये दुकान है? नहीं, ये तो मॉन्स्टर्स का एक अड्डा है। हर कोई इतना प्रतिभाशाली कैसे हो सकता है? ये दोनों लड़कियां, जो कि एल्केमिस्ट हैं, वे भी नहीं घबरा रही। आखिर इस लड़के का मकसद क्या है? वहीं वीर पर जब वह प्रेशर पड़ता है, तो मानो उसके अंदर मौजूद वह मार्शल सॉल भड़क गई हो। वह अपने आप ही अपने स्पिरिचुअल प्रेशर को रिलीज कर देती है, जिससे उस पर लगने वाला प्रेशर बहुत ही कम हो जाता है। ये देखकर एम्परर ब्लू रिंग और भी हैरान हो जाता है। वह अपने प्रेशर को वापस लेता है और कहता है, तुम इस जगह के लॉर्ड हो, बच्चे। सच में तुम्हारी नज़र बहुत ही उन्नत है और तुम्हारी ट्रेनिंग भी बहुत ही उन्नत है, जो ये सारे इतने शैतानी प्रतिभा से धनी हैं। मैं यहाँ पर बस तुम्हें एक आमंत्रण देने के लिए आया हूँ कि तुम लोग ग्रैंड कंपटीशन में हिस्सा ले सकते हो। एम्परर ब्लू रिंग की यह बात सुनकर वीर राहत की सांस लेता है। हाश, ये लड़ाई के लिए नहीं आया था, वरना हमारे नए नवेले हेवनली कोर्ट का क्या होता। वह उस कार्ड को लेता है और कहता है, जरूर एम्परर। इसके बाद वह एम्परर ब्लू रिंग बिना कोई और शब्द कहे वहां से चला जाता है। अभी तक हमने पढ़ा कि वीर द्वारा रिफाइन की गई पिल्स के उपयोग के बाद लोकेश किंग लेवल पर कदम रख देता है, जो कि एक बहुत ही बड़ा दृश्य लेकर आता है। लेकिन सब कुछ खत्म होने के बाद दो एम्परर लेवल के कल्टीवेटर हेवनली कोर्ट में आते हैं। उनमें से एक लोकेश को किंग लेवल कंपटीशन, सुप्रीम कंपटीशन के लिए इनविटेशन देने के लिए आया था। इस सब के बाद वीर 2 दिन और सभी युवकों को ट्रेनिंग देता है और इसके बाद वह लोकेश के साथ उस कंपटीशन को देखने के लिए चल देता है। प्रीति और कीर्ति की जिद की वजह से वह उन दोनों को भी साथ ले जाने के लिए मान जाता है। इस वक्त डेमनिक फॉरेस्ट के बीचों बीच बने उस मैदान में, जो कि करीब सूर्यगढ़ जैसी 2 सिटीज जितने क्षेत्रफल में फैला होगा, एक मंच तैयार थी। यह मंच कम से कम 4 फुटबॉल मैदानों जितनी बड़ी थी। वहीं इस मंच के आसपास बहुत सी बैठने की जगहें बनाई गई थी, जो कि एक क्रिकेट के मैदान में लगने वाली सीटों की तरह थी, बस संख्या में कहीं ज्यादा थी। और उस मंच के आसपास बहुत सी स्क्रीन भी लगाई गई थी। इस जगह पर शुरुआत कोई बसाहट नहीं की जाती थी क्योंकि यह माना जाता रहा है कि यह उनके पूर्वजों की जगह है और उनकी इच्छा थी कि इस जगह को हमेशा खाली ही रखा जाए जब तक एक विशिष्ट हेवनली दृश्य न पैदा हो। उस दृश्य की खास जानकारी केवल रॉयल परिवारों के पास ही थी, लेकिन उन्होंने यहाँ पर केवल एक मंच सजाई थी, यहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी बसाहट नहीं की गई थी। इस वक्त इस मैदान के बाहर आसमान में कई जहाज उड़कर आ रहे थे। वे सभी आकार में एक टाइटैनिक से 2 गुना बड़े थे और हवा में उड़ रहे थे।
उन सभी के आसपास रंग बिरंगे और सुंदर पंख लगे थे जो कि उनकी उड़ान के साथी थे। वहीं कुछ जहाज जो दिखने में बहुत ही सुंदर थे लेकिन उनमें बैठे हुए लोग एक या दो ही थे, ये दर्शा रहा था कि वे कितने ताकतवर ओहदे पर हैं। ऐसे जहाज कुछ उड़ने वाले जानवरों की मदद से चल रहे थे। आसमान एक पल के लिए पूरा इस तरह के जहाजों से भरा हुआ था। वहीं साम्राज्य के शासक और एम्परर ब्लू रिंग अब तक पहुंच चुके थे। ये तीनों साम्राज्य चक्रवर्ती महासाम्राज्य के हिस्से हैं और ये चक्रवर्ती महासाम्राज्य इस पूरे महाद्वीप के 3 महासाम्राज्यों में से एक है। चारों एम्परर्स ने बहुत ही कोशिश की थी इस खबर को अपने तक रखने की, लेकिन कहते हैं ना कोई तो गद्दार साबित होता ही है। इस कारण इस महासाम्राज्य को इस चीज की खबर लग गई और जब उन्होंने अपना दूत भेजा तो पता चला कि वह एनर्जी स्रोत अति पवित्र और एक खास तरह की एनर्जी को समेटे हुए है जो कि शायद उस हेवनली फ्लेम की वजह से पैदा हुई होगी। लेकिन देखते ही देखते इस मुकाबले में लड़ने वाले योद्धाओं की संख्या 500 से ज्यादा निकल गई। ये वे सभी व्यक्ति हैं जिन्हें प्रतियोगिताओं के जरिए चुना गया था। वहीं एम्परर्स को कुछ आमंत्रण दिए गए थे, जिस वजह से वे सीधा किसी को आमंत्रित कर सकते थे, जैसे कि एम्परर ब्लू रिंग द्वारा लोकेश को आमंत्रित किया गया था। बहरहाल इस वक्त पूरे ईस्टर्न क्षेत्र में मौजूद छोटी बड़ी ताकतवर संस्थाओं से किंग लेवल के एक्सपर्ट यहां पर मौजूद थे और दर्शकों की संख्या भी बहुत बड़ी थी। ये संख्या लगभग 10 लाख से लेकर 25 लाख तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया था, जो कि इस जगह पर आने की फीस को देखकर तय किया गया था। लेकिन ये पूरा क्षेत्र महज 3 दिन पहले ही पूरी तरह भर गया था और आगे की एंट्री बंद कर दी गई थी। लेकिन जनता निराश न हो, इसलिए हर एक शहर में एक बहुत ही बड़ी स्क्रीन लगाई गई थी, जिनमें उन मुकाबलों को दिखाया जाएगा। एक तरह से कहें तो यह एक छोटी सी खोज से पूरे साम्राज्य का एक बहुत ही बड़ा अवसर बन गया था। वीर भी जब हेवनली कोर्ट से बाहर निकलता है तो आसमान में एक बड़ी सी स्क्रीन देखता है, जो कि बहुत ही बड़ी थी और एक इंसान उसके सामने एक चींटी के समान था। वह साथ ही आसमान में उड़कर जा रहे बहुत ही विशाल उड़ने वाले जहाजों को भी देखता है। वीर को वे काफी अच्छे तो लगे थे, लेकिन उसके पास फिलहाल में उस तरह का कोई भी जहाज नहीं था, इस वजह से वह उनके बारे में ज्यादा नहीं सोच सकता था। वह बाबा से एक उड़ने वाले जहाज की कीमत पता लगाने को कहता है, तो वह पाता है कि एक उड़ने वाले जहाज की कीमत 5 से 6 करोड़ मैजिक स्टोन तक पड़ती है और उन्हें चलाने के लिए लगने वाला खर्चा अलग। फिलहाल हेवनली कोर्ट यह चीज अफोर्ड नहीं कर सकता। वहीं जब प्रीति और कीर्ति उन जहाजों को देखती हैं तो उनकी आंखों में चमक आ जाती है। ये देखकर उनका भी आसमान से दुनिया को देखने का मन करने लगता है। वीर, जो कि उनसे दूर नहीं था, उनके मन को पढ़ लेता है। उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और वह कहता है, क्या तुम लोग भी उड़ना चाहती हो? हाँ, वे आसमान की ओर देखते हुए अनायास में ही बोल देती हैं, लेकिन फिर वे तुरंत मना करते हुए कहती हैं, नहीं, नहीं मास्टर, वो हमारा मतलब था कि। अब इसमें मतलब कहाँ से आ गया? तुम दोनों उड़ना चाहती हो ना? बस तो ठीक है, तुम्हारे मास्टर की तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा। वीर ये कहता है और अपनी स्टोरेज रिंग से कुछ टुकड़ों को निकालता है। वे टुकड़े 2 जोड़ों में थे। ये अगर आपको नहीं पता क्या है तो आप चैप्टर 182 को पढ़ सकते हैं। वह उन दोनों से कहता है, ये रहा तुम्हारे लिए तोहफा। तुम्हें अपनी सोल पावर से इनको काबू करना है और तुम इन्हें पंखों की तरह इस्तेमाल कर उड़ सकती हो। वीर की बात सुनकर वे उन चीजों को देखती हैं और फिर सोचती हैं कि वे कितनी महंगी होंगी। वे कहती हैं, मास्टर, हम कैसे? तुम दोनों समय बर्बाद बहुत करती हो, वैसे भी मुझे इनकी जरूरत नहीं है। तुम दोनों अभी मेरे सामने कोशिश करो, हम उड़कर ही उस जगह पर जाएंगे। वीर कहता है। वीर की बात सुनकर दोनों थोड़ी शर्मा जाती हैं। वे दोनों अपनी सोल पावर का उपयोग करती हैं। ट्विन फ्लावर कल्टीवेशन तकनीक की वजह से जब भी वे दोनों साथ ही अपनी सोल पावर का इस्तेमाल करती हैं, वे दोनों अपनी सोल पावर को बहुत ही धीमी गति से कम होता हुआ महसूस करती हैं। वीर ने भी उन दोनों के लिए सबसे उन्नत तकनीक चुनी थी। वहीं उसके साथ ही वीर की नज़र उसके बाजू में चल रहे एक लड़के पर भी जाती है, जिसे वीर जानता था। वह करण सोरी था, जो कि वीर को पहले दिन मिला था, लेकिन इस वक्त उसका कल्टीवेशन मास्टर लेवल के बजाय ग्रांड मास्टर लेवल पर था। वह लड़का किसी से कुछ कहे बिना शांति से अपनी टिकट दिखाता है और भीतर चला जाता है। वीर यह बदलाव देखकर थोड़ा खुश होता है। सच में, वह लड़का बदला तो सही। वह अपनी नज़र उस लड़के की तरफ घुमाता है, जिसने अभी उस लहजे में बात की थी। जब वह उस लड़के की तरफ देखता ही है कि पीछे से एक आवाज आती है, प्रिंसेस का काफिला पहुंच गया है।
वीर जब लोकेश और दोनों जुड़वा बहनों के साथ उस ग्रांड कंपटीशन वाली जगह के मुख्य दरवाजे पर पहुंचता है तो वहां पर हमेशा की तरह कुछ गां एस्टरस डमे उंगली करने वाले मिल ही जाते हैं। यहां पर भी एक नौजवान से वीर का सामना हो जाता है। वह कहता है, तुम गंवार लोग कहां से आ जाते हो? तुम लोगों ने सोचा भी कैसे कि तुम लोग एक मास्टर लेवल की छोटी सी कल्टीवेशन बेस से यहां पर घुस सकते हो? वीर यह सुनकर थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है, लेकिन अभी भी वह इतना गुस्सा नहीं हुआ था। लेकिन अभी खेल तो शुरू हुआ था। उस लड़के की नज़र दोनों बहनों पर जाती है, जिन्हें देखकर वह मंत्रमुग्ध हो जाता है। उसके अंदर से हवस की आग जलने लगती है। वह कहता है, तुम दोनों, अगर तुम दोनों मुझे सही से खुश करने के लिए तैयार हो तो मैं तुम दोनों को अंदर भेज सकता हूँ। वैसे भी इस तरह के एक गंवार को फॉलो करने से तो ये अच्छा ही है। जब प्रीति और कीर्ति ये सुनती हैं तो वे दोनों बहुत ही गुस्सा हो जाती हैं। प्रीति, जो कि थोड़ी गुस्सैल और मस्तीखोर स्वभाव वाली थी, अपने गुस्से को काबू नहीं कर पाती और कहती है, हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं, तुम्हें कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए, और अगर हमारे मास्टर से तुमने इस तरह की बात की तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। वह लड़का, जो कि किसी अमीर परिवार का बिगड़ा हुआ लड़का था, उसने आज तक केवल अपनी चापलूसी सुनी थी, जिस वजह से वह गुस्सा हो जाता है। वह अपने पीछे खड़े दो एल्डर्स को कहता है, मुझे आज रात ये दोनों लड़कियां अपने कमरे में चाहिए। इनकी हिम्मत कैसे हुई? आज रात मैं इन्हें दिखाऊंगा कि मुझसे उलझने का नतीजा क्या होता है। ये सुनकर उसके पीछे खड़े दो बूढ़े आदमी, जो कि ग्रांड मास्टर लेवल पर थे, आगे बढ़ते हैं और प्रीति और कीर्ति को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाते हैं। लेकिन इस वक्त तक वीर भी अपने गुस्से पर से काबू खो देता है। वह तेजी से हवा की तरह आगे बढ़ता है और तुरंत उस लड़के के सामने पहुंच जाता है। उसके हाथ में एक खंजर था जो कि खून से बिल्कुल भी नहीं बिगड़ा था। वहीं जब वह लड़का अचानक से अपने सामने किसी को प्रकट होते हुए पाता है तो वह दंग रह जाता है। आसपास के लोग भी समझ नहीं पाते कि अचानक से क्या हुआ है। वे उन दोनों योद्धाओं और वीर की तरफ बार बार देख रहे थे, क्योंकि उन दोनों योद्धाओं का हाथ हवा में ही रुक गया था। कुछ देर बाद उन दोनों के सर उनके शरीर से अलग होते हैं और वे जमीन पर गिर जाते हैं। जब आसपास के लोग ये देखते हैं तो वे दंग हो जाते हैं। और अब वे घबराने भी लगते हैं, क्योंकि उन्होंने भी वीर और उन लोगों का मजाक उड़ाया था। वहीं जब वे दोनों गार्ड अपने सामने की घटना देखते हैं तो उनके सिर पर पसीने की बूंदें आ जाती हैं। उनकी देखरेख में ही ये होना जरूरी था। वे तुरंत आगे बढ़ते हैं और उन्हें रोकने की कोशिश करते हुए कहते हैं, सर, आप इस तरह यहाँ पर अपनी मनमानी नहीं चला सकते। वीर जब यह सुनता है तो वह अपने सामने वाले लड़के को लात मारता है और उसके सर पर पैर रखते हुए कहता है, वह तुम्हें इसे समझाना चाहिए था जिसने मेरी साथियों पर हाथ डालने की कोशिश की। अब बहुत ही देर हो चुकी है, अब इसे इसकी मौत से कोई भी नहीं बचा सकता। तुम ऐसा नहीं हु कर। वीर के पैर के नीचे दबे हुए उस लड़के की ऐसी आवाज आती है, लेकिन वीर उसे पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए कहता है, इंसान को समझना चाहिए कि वह थोड़ा सा ऊपर पहुंचने पर भगवान नहीं बन गया है। वह ये कहता है और अपने हाथ में मौजूद चाकू को चला देता है, जिससे उसका मुख्य बिंदु, हमारी यानी कि लड़कों की भाषा में जीवन का सार, कट जाता है। जिससे एक जोरदार चीख निकलती है और दर्द से वह लड़का वहीं पर बेहोश हो जाता है। वे दोनों गार्ड वीर को रुकता हुआ न देखकर तुरंत एक टोकन से मैसेज भेज देते हैं। यह मैसेज एक कमांडर को मिलता है और वह तुरंत वहां पर पहुंच जाता है। वह जब वहां पर पहुंचता है तो वीर को किसी का काटते ही देखता है। वह ये देखकर तुरंत गुस्सा हो जाता है। वह चिल्लाते हुए कहता है, ये क्या चल रहा है यहाँ पर? ये ग्रांड कॉम्पिटिशन है, क्या तुम लोगों में इस महोत्सव के प्रति जरा सी भी इज्जत नहीं है? रमेश, मुझे तुरंत यहाँ पर हुई सारी घटना के बारे में बताओ। वहीं सभी गार्ड इस कमांडर की स्ट्रिक्टनेस से डरते थे, इसलिए वे बिना किसी मिलावट के सब कुछ सच बता देते हैं। जब वह कमांडर यह सुनता है तो वह पाता है कि गलती सच में उस लड़के की थी। वह कहता है, सभी यहाँ पर अब ध्यान से सुन लें, सभी को अपने काम से मतलब होना चाहिए और कोई फ्रॉड कर रहा है या फिर तमाशा कर रहा है, ये काम हम लोगों का है, तो हमें ही करने दीजिए। और सर, मैं आपसे पहले की इस हरकत के लिए माफी चाहूंगा। वह वीर से माफी मांगते हुए कहता है। वीर को भी इस कमांडर का तरीका पसंद आता है, इसलिए वह पीछे हट जाता है। अरे, ये तो रॉयल शिप है और प्रिंसेस की शिप भी है। जल्दी झुको। ये सुनकर सभी तुरंत अपने घुटनों पर आ जाते हैं। वह कमांडर भी ऐसा ही करता है। लॉन्ग लिव प्रिंसेस। एक साथ यह नारा उस मैदान में गूंजता है।
वहीं वीर इस सब का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं बनता, और जब वह नहीं झुकता तो उसके साथ आया हुआ कोई भी नहीं झुकता। जब पास में मौजूद वह कमांडर यह देखता है तो वह तुरंत वीर को इशारा करता है, लेकिन वीर उस इशारे को नजरअंदाज कर देता है। पहली बात तो वह इस साम्राज्य का सदस्य नहीं था, और दूसरी बात वह अपने माँ बाप और मास्टर के अलावा किसी के आगे नहीं झुकता। कमांडर यह देखकर थोड़ा हैरान होता, लेकिन फिर वीर की किस्मत को कोसने लगता है। वहीं रॉयल शिप पर मौजूद एक लड़का, जो कि करीब 21 से 22 साल का होगा और एक बहुत ही सुंदर काया लिए हुए था, वीर को देख लेता है। वह तुरंत चिल्लाते हुए कहता है, तुम नादान लड़के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रॉयल फैमिली की डिसरिस्पेक्ट करने की। रॉयल गार्ड, इसे इसी वक्त मौत के घाट उतार दिया जाए। अभी तक हमने सुना कि वीर उस किंग लेवल के योद्धाओं के ग्रांड कंपटीशन में पहुंच गया था जहां पर थोड़ी बहुत हिंसा हो जाती है, जिसे एक कमांडर आकर सही समय पर संभाल लेता है। वह वीर से फाइन भरने के लिए बोल ही रहा होता है कि वहां पर प्रिंसेस आ जाती है। जब सभी को पता चलता है कि प्रिंसेस और वीर एक दूसरे को जानते हैं तो उनके सर से पसीने की बूंदें गिरने लगती हैं। लोकेश वहीं पर जब अपना टोकन उस कमांडर को दिखाता है तो वह और भी हैरान हो जाता है। वे यहाँ पर दर्शक के साथ नहीं बल्कि एक पार्टिसिपेंट के साथ आए थे। आपको बता दूं कि पार्टिसिपेंट के साथ आने वाले लोगों के लिए एक अलग से हिस्से की व्यवस्था की गई है, जो कि आम दर्शकों की जगह से कहीं ज्यादा महंगी है। वे बस उस जहाज की तरफ देखते ही रह जाते हैं। वहीं वीर, प्रीति और कीर्ति दोनों बहनों जहाज पर लैंड करते हैं और पीछे लोकेश भी वहां पर पहुंच जाता है और हमेशा की तरह एक एल्डर के जैसे उन सभी के पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। वहीं जब वैशाली वीर को देखती है तो उसके मुंह पर एक मुस्कान आ जाती है, जो बहुत ही सुंदर और प्यारी थी। वीर तो कुछ पल के लिए हक्का बक्का रह जाता है। उसे नहीं पता था कि वैशाली की मुस्कान इतनी सुंदर है। वहीं पर वैशाली एक फुर्तीली लड़की की तरह वीर के पास आती है और कहती है, मुझे पता था तुम जरूर आओगे। हमारे वाइस लॉर्ड इस कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं तो फिर हमारा आना तो बनता ही था। वीर कहता है। ये सुनकर वैशाली मुंह फुलाती है और कहती है, अच्छा तो तुम मुझे सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर नहीं आए हो। कितने बेकार हो तुम, यहाँ पर इतनी सुंदर लड़की तुम्हारा सपोर्ट मांग रही है और तुम। वीर को वैशाली से मिले ज्यादा समय नहीं हुआ था, लेकिन यह लड़की इतनी मिलनसार थी कि उसे घुलने मिलने में समय ही नहीं लगा और वह सुंदर भी तो थी। वहीं पर जब दोनों जुड़वा बहनें ये देखती हैं तो वे एक दूसरे की तरफ देखती हैं और कुछ समझ जाती हैं। दोनों के बीच की दोस्ती दोस्ती तो नहीं है। लोकेश भी अपना सर हिलाता है। ये जवान पीढ़ी, वह इस जवानी के दौर से पहले ही गुजर चुका था। माना कि 30 से 32 साल कोई उम्र नहीं है कल्टीवेशन वर्ल्ड में, लेकिन वह समझदारी और समय की मार जो कि एक जवान आदमी को उसकी जवानी की दुनिया से बाहर निकालती है, लोकेश ने देख ली थी। उसे भी अपने दिन याद आते हैं और कुछ सोचते हुए एक फीकी सी मुस्कान उसके चेहरे पर आ जाती है। उसकी भी एक प्रेमिका है जिससे मिलने का वादा कर वह अभी तक वापस नहीं जा सका है। वह मन ही मन ठानता है कि वह जल्दी ही एक एम्परर लेवल का योद्धा बन उसे वापस लेने जरूर जाएगा और साथ ही उन लोगों का भी हिसाब करेगा जिन्होंने उनके बीच ये दूरियां पैदा की हैं। वीर वहीं वैशाली के गुस्से को देखकर तुरंत उसे शांत करते हुए कहता है, ऐसा भला कैसे हो सकता है, परी के जैसी हमारी राजकुमारी को कौन सपोर्ट नहीं करता। मैं तो बस ये कह रहा था कि लोकेश का यहाँ पर आना तो एक बहाना था, असली काम तो आपको हमारा उत्साहवर्धन दिखाना था। हाँ, चिकनी जुबान मनसा एकाएक ही बोल पड़ती है, मानो वह वीर की चापलूसी को और नहीं सह सकती थी। वीर यह सुनता है और उसके चेहरे पर एक हंसी आ जाती है। वहीं पर जब राजकुमारी वीर की बात सुनती है तो वह काफी खुश हो जाती है और पहले जो उसका दिमाग उतरा हुआ था वह वापस से खुशी की पटरी पर आ जाता है। वहीं दूसरी शिप में बैठा वह प्राइम मिनिस्टर की औलाद जब ये सब देखता है तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। प्रिंसेस उसके साथ तो कभी हंसी भी नहीं, यहाँ पर उस फटीचर के साथ ऐसे हंस हंसकर बात कर रही है। रुको बस तुम। लेकिन वह फिलहाल कुछ नहीं कर सकता। उन दोनों का जहाज जाम को हटाते हुए अपनी जगह से हटता है और रॉयल फैमिलीज के लिए खास हवाई डॉकयार्ड पर आकर रुक जाता है। प्रिंसेस जहाज से नीचे उतरती है और उस जहाज की तरफ कुछ मुद्राएं बनाती है जिससे वह जहाज छोटा होने लगता है। जल्द ही वह एक हथेली पर आ जाने जितना छोटा हो जाता है। वीर तो खैर ये सब जानता था, लेकिन जब दोनों जुड़वा बहनें ये देखती हैं तो वे दोनों दंग रह जाती हैं। उनकी मुंह हैरानी से खुला रह जाता है। वे दोनों एक साथ कहती हैं, हम इसमें आए थे। उन दोनों से अचानक अपनी आवाज का काबू नहीं रह पाता और उनकी आवाज आसपास जहाजों से उतर रहे लोग भी सुन लेते हैं।
और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कुछ लोग गां एस्टरस ड में उंगली किए बिना नहीं मानते, एक ऐसा ही नौजवान फिर से आ जाता है। वह करीब 18 से 19 साल का होगा और उसका कल्टीवेशन ग्रैंडमास्टर लेवल के पीक पर था। वह दोनों बहनों को देखता है और कहता है, तुम दोनों फटीचर लोग इस जगह पर कैसे आए? वैसे तुम दोनों दिखने में तो बढ़िया हो, अगर तुम मेरी नौकर बनकर मुझे सर्व। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, वीर आगे बढ़ता है, लेकिन वीर पाता है कि उसे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। वैशाली बहुत ही तेज गति से आगे बढ़ती है। वह किंग लेवल पर थी तो उसकी गति वीर से ज्यादा होगी, ये साफ बात थी। वह तेजी से आगे बढ़ते हुए उस लड़के के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। ये थप्पड़ देते समय वैशाली ने बिल्कुल भी अपनी ताकत को पीछे नहीं रखा था। उसने पूरी ताकत से उस लड़के के गाल पर थप्पड़ जड़ दिया था, जिससे उस लड़के के एक ही बार में सारे दांत झड़ जाते हैं। वीर को प्रिंसेस का ये बर्ताव देखकर बड़ा अचंभा हुआ। आमतौर पर रॉयल फैमिली के लोग अपनी हर हरकत का ख्याल रखते हैं और कुछ भी करने से पहले सोचते हैं कि उनके करने से क्या होगा और उनके इस कर्म का उनकी फैमिली पर क्या असर होगा। लेकिन वैशाली उस सब से मिलान नहीं खाती थी। जब आसपास के लोग प्रिंसेस को शर्माते देखते हैं तो वे बुरी तरह हैरान रह जाते हैं। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वे अपनी जिंदगी में इस तरह का कोई दृश्य देखेंगे। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। वहीं एक ऊंची जगह पर जहां 7 कुर्सियां लगी थीं, एक पर सुनहरे रंग की रॉयल ड्रेस पहने मध्यम आयु का व्यक्ति बैठा था। आपने उसे पहले भी देखा था, वह तीनों एम्पायर के एम्परर्स में से एक होएना एम्परर थे। वह वैशाली की दिशा में ही देख रहा था और इस वक्त उसके चेहरे पर अजीब से भाव आ जाते हैं। वह हैरानी से कहता है, ये लड़का कौन है जिसने इस शैतान का दिल जीत लिया? वह वीर की पहचान को लेकर जिज्ञासु हो जाता है और अपने एक शैडो वॉरियर को बुलाकर उसकी छानबीन करने के लिए कहता है। दूसरी ओर आसपास के लोग अब भी हैरान थे, वहीं वीर भी ये सब सुनने के लिए तैयार नहीं था। वह तुरंत अपनी दोनों शिष्यों के सर पर हल्के से मारता है और कहता है, ये तुम दोनों क्या बकवास कर रही हो? वे दोनों सिर पकड़ती हैं और कहती हैं, मास्टर, हम तो बस मैडम को। लेकिन इससे पहले कि वे अपनी बात पूरी करें, वीर फिर से उनके सिर पर हल्का सा मारता है। वहीं वैशाली का चेहरा और भी ज्यादा लाल हो जाता है, मानो वह टमाटर जितना लाल हो गई हो। वीर स्थिति संभालते हुए कहता है, हाँ हाँ, चलो, हमें देरी हो रही है। ये सुनकर वैशाली को भी थोड़ा संभलने का मौका मिल जाता है और वह कहती है, हाँ चलो, हमें चलना चाहिए। वह जल्दी से आगे बढ़ जाती है ताकि वीर उसका चेहरा न देख सके। कंपटीशन ग्राउंड। वे सभी प्रतियोगियों के लिए निर्धारित क्षेत्र में पहुंचते हैं। वीर वहां की विशाल संरचना देखकर चौंक जाता है। ये पूरी सूर्यगढ़ सिटी से भी बड़ी थी और ऊंचाई में कम से कम 1000 फीट थी। वह एक त्रिकोणीय संरचना में फैली हुई थी, जैसा कि क्रिकेट स्टेडियम की बैठने वाली जगहों में होता है। वीर जैसे ही अपने इलाके में प्रवेश करता है, उसके ठीक पीछे वह लड़का भी आ जाता है, जो कि राजकुमारी के आगे वाले जहाज पर था। वह किसी को इशारा करता है और एक आदमी तेजी से वीर से टकराने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन जब वह व्यक्ति वीर से मात्र 2 मीटर की दूरी पर होता है, लोकेश तुरंत उसके इरादों को भांप लेता है। वह अपनी जगह से गायब होकर अचानक उस व्यक्ति के सामने प्रकट होता है। धड़ाम! वह आदमी पूरी ताकत से लोकेश से टकरा जाता है और जमीन पर गिर पड़ता है। उसके मुंह से एक तेज चीख निकल जाती है। लोकेश जानता था कि यह हरकत किसकी थी, इसलिए वह तुरंत अपना स्पिरिचुअल प्रेशर रिलीज करता है और उस लड़के पर भारी दबाव डालते हुए कहता है, सुन, तू जो कोई भी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर अगली बार मैंने देखा कि तूने मेरे लॉर्ड के लिए मुश्किल खड़ी करने की कोशिश की, तो तुम्हारी मौत को खुद तुम्हारे पिता भी नहीं रोक पाएंगे। लोकेश की स्पिरिचुअल एनर्जी के दबाव से वह लड़का अचानक से सांस तक नहीं ले पाता और घुटनों के बल गिर जाता है। राजकुमारी का गुस्सा। जब वैशाली ये देखती है कि उस लड़के ने वीर को चोट पहुंचाने की कोशिश की थी, तो वह भी गुस्से में आ जाती है। वह कहती है, सुनो राघव, तुम खुद को कोई बड़ा आदमी समझना बंद करो। अगर मैं प्राइम मिनिस्टर की इज्जत न करती, तो तुम्हारी क्या हालत होती, तुम खुद भी नहीं सोच सकते। इसलिए ये फालतू के काम बंद करो और मेरे बारे में सोचना तो बिल्कुल छोड़ दो। वह ये कहती है और वीर को साथ लेकर आगे बढ़ जाती है। वीर उस लड़के की कातिलाना निगाहें महसूस करता है, लेकिन उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर देता है। राघव की साजिश। उनके जाने के बाद राघव खड़ा होता है। 2 मध्यम उम्र के व्यक्ति आते हैं और उसे सहारा देकर उठाते हैं। लेकिन राघव गुस्से में उनका हाथ झटक देता है और कहता है, जब वो मुझे घुटनों पर लाए हुए था, तब तुम दोनों कहाँ थे?
दोनों व्यक्ति सिर झुका लेते हैं। एक आदमी धीरे से कहता है, यंग मास्टर, आपको इतना गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। मैं उसे कंपटीशन में संभाल लूंगा। जब वह मारा जाएगा और प्रिंसेस यहाँ नहीं होगी, तब आप उस बच्चे से भी आसानी से बदला ले सकते हैं। ये कहते हुए एक बूढ़ा आदमी आगे आता है, जनरल शेखावत। वह प्राइम मिनिस्टर के अधीन काम करता था और किंग लेवल पीक का एक्सपर्ट था। राघव उसकी योजना पर विचार करता है और कहता है, जब जनरल शेखावत ने यह मामला अपने हाथ में ले ही लिया है, तो मैं क्या कह सकता हूं। कंपटीशन का मंच। वहीं वीर और बाकी सभी एक खास जगह पर पहुंचते हैं, जो विशेष रूप से राजकुमारी और अन्य क्राउन प्रिंस के लिए बनाई गई थी। राजकुमारी जिद करके वीर और बाकी सभी को अंदर ले आती है। भीतर पहुंचते ही दोनों जुड़वा बहनें फिर से उत्साहित हो जाती हैं और कमरे का हर कोना देखने लगती हैं। वहां एक विशाल स्क्रीन, एक बड़ी सी टेबल और कई सुविधाएं मौजूद थीं। वीर को अपने सिंह फैमिली वाले दिन याद आ जाते हैं और उसके होठों पर एक फीकी मुस्कान आ जाती है। फिर वह ध्यान मैदान की तरफ लगाता है। एम्परर्स का मंच। सबसे ऊंचे प्लेटफॉर्म पर 7 सिंहासन लगे हुए थे। 4 सिंहासन घिरे हुए थे और बाकी 3 अभी खाली थे। वीर देखता है कि 2 एम्परर्स उसे घूर रहे हैं। पहले एम्परर को वह जानता था, एम्परर ब्लू रिंग, जिसने उसे इनविटेशन भेजा था। लेकिन दूसरा एम्परर वह नहीं पहचानता था। वीर, वे चारों एम्परर हैं। वैशाली बताती है। एम्परर ब्लू रिंग को तो तुम जानते ही हो, बाकी है एम्परर वाकाली, एम्परर रहना और मेरे पिता एम्परर होएना। वीर हाँ में सिर हिलाता है और फिर वैशाली से पूछता है, पर इनमें दाढ़ी तो सभी की है, एम्परर ब्लू रिंग को छोड़कर, तो तुम्हारे पिता में खास बात क्या है। ये सुनकर वैशाली अपनी जीभ निकालती है। उसे याद आता है कि वह अपने पिता को हमेशा दाढ़ी वाले बाबा कहती थी और गलती से ये बात वीर के सामने निकल गई। वहीं एम्परर होएना ये सुन लेते हैं और अपना सिर पकड़कर कहते हैं, ये बच्ची, रुको, इस मुकाबले के बाद इसे सबक सिखाता हूँ। कंपटीशन की शुरुआत। जब चारों एम्परर आपस में बात कर रहे थे, तभी एम्परर ब्लू रिंग अपनी शादी न करने की बात कहता है। जब वह ये कहता है, तभी एक आवाज आती है, जो कि केवल उन चारों को ही सुनाई देती है। अच्छा, तो मैं भी जानना चाहती हूँ कि तुम शादी क्यों नहीं करना चाहते हो। इस आवाज के साथ ही आसमान में कुछ महिलाएं प्रकट होती हैं और उनमें से सबसे आगे एक महिला थी, जिसने पारदर्शी पर्दा अपने मुंह पर लगाया हुआ था, बिल्कुल चीन की महिलाओं के कल्चर की तरह। वह महिला और उसके पीछे मौजूद महिलाएं उन चारों के सामने प्रकट होती हैं। चारों एम्परर उस महिला को देखकर तुरंत अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, पैलेस मास्टर को ग्रीटिंग। ये तो खैर रिवाज था। ये सब हो जाने के बाद वह महिला एम्परर ब्लू रिंग के पास आती है और कहती है, तो नील, क्या मैं जान सकती हूँ कि तुम शादी क्यों नहीं करना चाहते? और अगर नहीं, तो तुम मेरे साथ। इससे पहले कि एम्परर ब्लू रिंग कोई जवाब देता, एम्परर होएना खड़ा होता है और कहता है, भाभी जी, ये कह रहा था कि शादी के बाद सारी बीवियां हुक्म चलाती हैं और आप भी ऐसा ही करोगी। एम्परर ब्लू रिंग यह सुनकर उसकी तरफ घूरता है, लेकिन होएना एक चालाक मुस्कान के साथ उसके घूरने का जवाब देता है। वहीं पर वह लड़की, जो कि दिखने में परी जैसी थी, गुस्सा हो जाती है। क्या तुम मेरे बारे में ये कह रहे थे? रुको, अब बाद में तुम्हें अच्छा सबक नहीं सिखाया तो मेरा नाम भी वसुंधरा नहीं। वह ये कहती है और मुंह फुलाते हुए एक कुर्सी पर जाकर बैठ जाती है। अगर कोई और इस वक्त वहां पर होता और उन सब की मस्खरी सुनता, तो वह दंग रह जाता। आखिर एक एम्परर लेवल का योद्धा इस तरह की मजाक मस्ती कैसे कर सकता है? लेकिन एम्परर क्या इंसान नहीं होते? वैसे भी ये चारों तो उस वक्त से दोस्त हैं जब चारों ग्रैंडमास्टर लेवल पर थे, और उन्हें नील और वसुंधरा की केमिस्ट्री के बारे में अच्छी तरह पता है। वहीं नील वसुंधरा को समझाने की कोशिश करते हुए कहता है, वसु, ये तीनों मुझे फंसा रहे हैं। आखिर मैं अपनी वसु से अलग रहने की सोच भी कैसे सकता हूँ? बस, वो भला तुम्हें क्यों फंसाएंगे? वैसे तुम पिछले 2 महीने से मेरे पास घूमने के लिए भी नहीं आए हो। ओह, कहीं तुमने किसी और लड़की के चक्कर में? वो माँ ने सही कहा था, इस लड़के पर भरोसा मत करो। वसुंधरा रोते हुए कहती है। जब एम्परर ब्लू रिंग यह देखता है तो वह परेशान हो जाता है। वह तुरंत आगे बढ़ता है और वसुंधरा को गले लगा लेता है। वह कहता है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। भला तुमसे छुपकर मैं कुछ कर सकता हूँ? मैं तो तुम्हारे लिए एक तोहफा लेने के लिए गया था। वह ये कहता है और एक लॉकेट बाहर निकालता है।
ये लॉकेट गुलाबी और नीले रंग के एक मोती को संजोए हुए किसी सुंदर मणि के हार जैसी आभा दे रहा था। ये एक मैजिक आर्टिफैक्ट था जिसे योद्धा मन की शांति के लिए इस्तेमाल करते थे और जो ज्यादातर महिला योद्धाओं को पसंद आता था। जब वसुंधरा उस हार को देखती है तो वह अचानक से खुश हो जाती है, लेकिन वह अपनी खुशी दबाते हुए कहती है, ठीक है, तो अब मैं तुम्हारी सच्चाई को देख सकती हूँ, इसलिए तुम्हें माफ किया। बाकी के एम्परर ये देखकर थोड़े निराश होते हैं। उन्हें और मजा चाहिए था, लेकिन यह ब्लू रिंग बहुत ही चालाक निकला। उसे अच्छी तरह से वसुंधरा की कमजोरी का पता था। वहीं एम्परर ब्लू रिंग उन सभी की तरफ घूरता है, जिसे देखकर वे इधर उधर देखने लगते हैं। तो तुम सभी पहुंच गए हो। इस वक्त एक रोबदार आवाज आती है और दो व्यक्ति प्रकट होते हैं। उनमें से एक का कद थोड़ा सा छोटा था और उसका पूरा शरीर मांसपेशियों से भरा पड़ा था, जबकि दूसरा व्यक्ति न अधिक तगड़ा था और न ही अधिक पतला, बल्कि औसत शरीर का धनी था। वह दिखने में थोड़ा जवान था, लेकिन उसकी असली उम्र यहाँ मौजूद सभी योद्धाओं से ज्यादा थी। वह महासाम्राज्य की ओर से इस क्षेत्र में एक दूत था, जिसे इन साम्राज्यों पर नजर रखने के लिए नियुक्त किया गया था। वहीं उसके साथ खड़ा व्यक्ति एक सेक्ट का सेक्ट मास्टर था, जो कि एक रिफाइनिंग सेक्ट था। इस सेक्ट के लोग तरह तरह के हथियार रिफाइन करने के लिए जाने जाते थे। ये दोनों ही इस क्षेत्र में एक बड़ी ताकत के प्रतिनिधि थे। उनके आने के बाद सभी योद्धा उठकर उन्हें ग्रीट करते हैं। ये देखकर वे दोनों भी ग्रीट करते हैं और फिर अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। इसके बाद वे पूरे मैदान पर नजर घुमाते हैं, जहां अब भीड़ का आना शुरू हो चुका था। अब से कुछ ही समय में एक मुकाबला शुरू होने वाला था, जो इस साम्राज्य के इतिहास में पहली बार हो रहा था। यह मुकाबला किंग लेवल के योद्धाओं के बीच होने वाला था। इन योद्धाओं में से कोई भी किसी भी साम्राज्य में रैंक 1 का अधिकारी बन सकता था, लेकिन यहाँ उन सभी योद्धाओं के बीच मुकाबला होने जा रहा था, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक घटना थी। वहीं वीर भी उन नए मेहमानों के आगमन को महसूस कर लेता है और वैशाली उसे सारी जानकारी देती है। इस जानकारी को लेने के साथ ही वीर बाबा की मदद से और भी जानकारी इकट्ठा करता है और उसे पता चलता है कि ये तीनों साम्राज्य एक बहुत बड़े महासाम्राज्य के अधीन आते हैं, जो कि 8 क्षेत्रों में विभाजित था।